सबसे पहले लिखो कनकेव मिरर के लिए। मुझे बताओ बेटे, कनकेव मिरर के अंदर जो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है वो मैग्नीफाइड होती है या डिमिनिश्ड होती है? मैग्नीफाइड बनती है। और कब बनती है मैग्नीफाइड इमेज? जब हम शीशे को अपने बहुत क्लोज लेके चले जाएं, मतलब शीशा और ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हो, तभी मैग्नीफाइड इमेज बनती है। तो सबसे बड़ी एप्लीकेशन जो है कनकेव मिरर्स की ये है, इट इज़ यूज्ड एज अ मिरर फॉर शेविंग, मेकअप, ज्वेलरी पर्पसेस और इन डेंटिस्ट क्लिनिक। ठीक है, जैसे हमने अभी नया घर बनाया, मेरे भाई ने स्पेसिफिकली एक मिरर के साथ छोटा मिरर भी दिया हुआ है, और वो छोटा मिरर कौन सा है? कनकेव मिरर। क्यों है कनकेव मिरर? बिकॉज जब हम शेव कर रहे होंगे या ट्रिम कर रहे होंगे तो हमें उसमें हमारी इमेज जो है बहुत मैग्नीफाइड नज़र आएगी। लिटरली पूरे मिरर में इतना बड़ा मुंह दिखता है, सिर्फ इतना इतना पोर्शन दिखता है उसमें, मतलब अच्छे से पता चल जाता है कहाँ की शेप अच्छे से हुई है नहीं। तो देखो कनकेव मिरर का फर्स्ट यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड as a shaving mirror। ठीक है, शेविंग मिरर के साथ सेम रीजंस आएंगे, मैं वही मेंशन कर रहा हूँ। पहला शेविंग मिरर, ये सोलर पैनल में लगता है। सोलर पैनल में नहीं, सोलर फर्नेस में या सोलर कुकर में लगता है। शेविंग मिरर हो गया, उसके बाद आएगा मेकअप मिरर में भी यही वर्ड, मतलब यही वाला मिरर यूज होगा। ज्वेलरी शॉप्स पे भी यही यूज होगा। शेविंग, मेकअप, ज्वेलरी और डेंटिस्ट, सबके पास यही वाला मिरर होता है। ज्वेलरी में लिया बेटे, जब वो लेडीज गहने ट्राई कर रही हैं तो वो पास से देख सकें उसे अपने, मतलब जो उसके हीरे मोतियों कैसे लग रहे हैं गहने। ये जो नीट अंकल की दुकान नहीं है विजय हलवाई के साथ, इन्होंने भी रखा हुआ है। जाओगे ना कभी उनकी दुकान पे देखना, फ्लिप हो जाता है, पीछे नॉर्मल वाला है, आगे उसमें ये कनकेव मिरर है। लास्ट ईयर तक तो मैं उनकी दुकान से उठा लाता था, आज भी अगर मौका मिला तो उठा लाऊंगा। डेंटिस्टिंग इज बिकॉज इट ऑलवेज फॉर्म्स, हाँ ज्वेलरी शॉप में वो नहीं होता फ्लेक्स, क्योंकि सारी साइड का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो चोरी वाले पर्पस से। यहाँ पे पर्पस ये है कि मुझे अपने गले में जो हार मैंने पहना हुआ है वो मैग्नीफाई करके देखे। फिर दोनों में ज्वेलरी अगर ऐसे सवाल आया व्हाई डू वी यूज अ कनकेव मिरर इन ज्वेलरी शॉप्स, तो इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज इट फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज व्हिच इज मैग्नीफाइड। Because it forms a magnified virtual and direct image। पहला यूज तो ये है बेटा, पहला यूज तो ये है। बस वो एक वो है ना, वो सीओ और छोड़ पर लिख दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसमें सिंपल मतलब फिर उसमें बोल रहा है जल्दी दरवाजा लगाओ भाई। हो गया ये वाला नोट कर लिया, चलें आगे। साइड हो गया, सबने लिख लिया? विश्वजीत लिख लिया? यस यस। चलो सेकंड लिखो। ये हम यूज करते हैं सोलर फर्नेस में। सोलर फर्नेस में क्यों यूज होता है इसका? कौन सी तरह का मिरर होता है कनकेव मिरर? कनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्ज करने का मतलब क्या हुआ? ये रेज को एक जगह इकट्ठा करता है। तो इमेजिन करो सोलर फर्नेस के अंदर यहाँ बीच में टावर है और उसके चारों तरफ हमने मिरर्स रखे हैं। तो
मेरा अल्टीमेट मोटिव क्या है, जितनी भी रेज इसके ऊपर फॉल करेंगी वो सारी कहाँ कन्वर्ज हों? इसके ऊपर, टावर के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है एक पॉइंट पे आके कन्वर्जेंस की हमें अप टू 2000 टू 2500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर अचीव हो जाता है, और इतने टेम्परेचर पे मेटल स्टार्ट्स मेल्टिंग। ठीक है, तो इसका एक यूज़ क्या हो जाएगा, इट इज़ यूज्ड इन सोलर फर्नेसेस। सोलर फर्नेस फर्नेस का मतलब क्या होता है बेटे, भट्टी, और सोलर मतलब जिसमें हम सन की एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो हम सन की एनर्जी को एक जगह कन्वर्ट करवा रहे हैं ताकि हम अपने मेटल्स को मेल्ट कर सकें। ठीक है, लिखो सोलर फर्नेस, मेटल्स टू बी मेल्टेड। इंडस्ट्री में कर सकते हैं इनको। क्या बेटा, इंडस्ट्री में। इंडस्ट्रियल यूज ही है इसका। मेटल्स टू बी मेल्टेड, ये मैग्नीफाइंग ग्लास में लेंस होता है, वो लेंस होगा, आर kept at the focus of concave mirrors in order to achieve in order to converge sun rays and achieve a temperature in 1000 degrees। अभी रिसेंटली ना चाइना ने लगाया अपना, तुमने वर्ड सुने गोबी डेजर्ट? चाइना ने अपने गोबी डेजर्ट में लगाया है इसको, सोलर फर्नेस को नहीं, सोलर पावर प्लांट को, और उन्होंने मेगावाट में एनर्जी जनरेट करी है। लिख लिया? किलो वोल्ट से बड़ा होता है। हाँ, किलो में 10 टू द पावर 3 है, मेगा में 10 टू द पावर 6 है, 1000 गुना बड़ा होगा। ठीक है बेटा, चले आगे। कॉपी नहीं लाया तो उनका जो रे डायग्राम थे उन्हें थोड़ा फ्लिप है ला लिखिए नेक्स्ट वाला। देखो सोलर फर्नेस और सोलर कुकर में सेम एप्लीकेशन है, अलग अलग नहीं लिखवा रहा। तो सोलर फर्नेस जहाँ वर्ड लिखा है सोलर कुकर लिख देना, अदरवाइज 1000 डिग्रीज मत लिखना, वहाँ पे खाना पकाते हुए इतना नहीं होता, अप टू 100 डिग्रीज हो जाता है, 200 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस। चले आगे, नोट कर लिया। ये एक और इम्पॉर्टेंट है, ये सवाल आ सकता है, तीसरे वाली इम्पॉर्टेंट है। Why do we use the reflector of flashlight or headlights as a concave mirror? ठीक है, पुराने ज़माने में तुम्हें पता है कि लाइट हाउस में, लाइट हाउस समझते हो क्या होता है, जिससे शिप्स को रास्ता दिखाते हैं, तो लाइट हाउस में कंकेव मिरर यूज होता था। क्यों? वो क्या करते थे, लाइट हाउस के अंदर ऐसे आग लगा देते थे सेंटर में कहीं पे। थोड़ी ड्राइंग मेरी ऐसी सी है, ठीक है, समझना है। और यहाँ पे मिरर को रोटेट करवा सकते थे अपने हिसाब से, मतलब रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ होता था। आग इस तरीके से लगाई जाती थी, आग जो होती थी वो इस के फोकस पे है, तो जो रेज फोकस से निकलती है बेटे वो कैसे जाती है, the rays passing through the focus will go parallel to the principal axis। यही पढ़ा है ना हमने। तो जब फोकस से रेज निकलती जाती थी इसके लिए, तो वो पैरेलल चली जाती थी और काफी डिस्टेंस तक उसको ये थ्रो कर सकता था। ठीक है, तो सेम हमारे रिफ्लेक्टर्स के केस में हो रहा है। इस बार बस आग ना लगा के यहाँ पे बल्ब रख देते हैं, बल्ब से जो रेज निकलती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाती हैं, टुवर्ड्स द इंफिनिटी।
क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? फोकस पे। तो लिखो, पता कैसे चलता है कि हमको तो जब मिरर मैं बना रहा हूँ, रेडियस मैं डिसाइड कर रहा हूँ, तो फोकस भी तो मैं डिसाइड कर रहा हूँ। क्योंकि वो बना बनाया चीज से लेते हैं। भाई बना बनाया शीशा भी अगर लिया तो मुझे उसका रेडियस नहीं पता होगा क्या? शीशा बनाते हुए रेडियस तो मैंने नहीं बनाया है ना, तो रेडियस पता है तो फोकस कैसे आ जाएगा? हाँ r/2 इज f Focus. फोकल लेंथ, तो फोकस भी मेरे को ही पता है उसका। लिखो, फोकस भी मिरर के आगे होता है ना। हाँ, इसमें कनकेव में मिरर के आगे होगा और कन्वेक्स में मिरर के पीछे होगा। कन्वेक्स लिखो, में कैसे बनाते हैं फोकस? कन्वेक्स असली कन्वेक्स मिरर के अंदर आप फोकस को टच नहीं कर सकते ना, उसके मतलब उसका जो फोकस होगा उस पर कभी इमेज नहीं बनेगी, वो अंदर की तरफ है। अदरवाइज कर्वेचर तो पता ही है, हमें रेडियस तो पता ही है ना। लिखो यहाँ पे, द बल्ब is kept at the focus of the concave mirror और इस केस में concave mirror क्या काम कर रहे हैं बेटे? एज अ रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर ऑफ अ हेडलाइट या फ्लैश लाइट, ठीक है। The rays emerging from the bulb will go parallel to the principal axis towards infinity. ठीक है, इन्फिनिटी पे जाके वो मीट करेगी और आपको बहुत दूर तक रोशनी दिखाई देगी। हो गया बेटा? लिखिए, चलिए। हाँ माधव, सॉरी विश्वजीत, क्या कह रहे बेटा? एक मिनट अभी लिखने के बाद डायग्राम बनाओ बेटे, इसके डायग्राम के बिना मार्क्स नहीं दूंगा मैं अगर ये क्वेश्चन टेस्ट में आ गए। चाहिए कि नहीं तुमको 80 on 80? अभी तो इंस्पिरेशन ले लो, अब तो ताज़ा ताज़ा सबसे रिजल्ट ज़्यादा आए। किसके हैं सर? सबसे ज़्यादा मनिका के आए 98 और उसके बाद सभी के आए 94। नीरव के 80। नीरव के मनिका, फिर छवि, फिर सिया करके एक बच्ची पढ़ती थी मेरे पास ऑनलाइन, उसके 92 हैं। उसके बाद ये अपना ईशिका के 91 है, अंतरा के 90 हैं, एक और फिर कुसुम के 89 है। नहीं, साइंस के बता रहा हूँ मैं सिर्फ साइंस पढ़ा रहा हूँ तो साइंस की बताऊँगा। मेरे भाई के 94%। तेरे कितने आएंगे? भाई का हमने अचार डाल रहे थे, तो अपनी बात लास्ट को आता नहीं है रेगुलर। आ रहे हैं आप तो सर। रेगुलर हो गया पक्का? फीस तो जमा करवाओगे? चले आगे, चल कर दूं चाहिए फिर? आगे लिखो, कन्वेक्स मिरर।
कन्वेक्स मिरर की बेटे एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है, अदरवाइज अलग एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि जो हमारे ये नहीं होती स्पेस में ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं शायद से उसे, कि दूर प्लैनेट देखने के लिए जो टेलीस्कोप वगैरह बनते हैं, सैटेलाइट्स बनती है, वहाँ पे भी आपके स्फेरिकल मिरर्स यूज हो जाते हैं, बट वो क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो हम इतना डिटेल नहीं जाएंगे। फ़ोन के कैमराज में जो DSLR हैं मिररलेस आने लगती हैं, पहले मिरर वाले आते थे, उनमें भी आपके कन्वेक्स मिरर्स, कनकेव मिरर्स यूज होते हैं। अब जो है अब लेंसेज का ज़्यादा खेल हो गया, अदरवाइज स्फेरिकल मिरर्स भी कहीं ना कहीं यहाँ पे टेलीस्कोप्स में, माइक्रोस्कोप्स में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो लिख लो कन्वेक्स मिरर का एक ही एप्लीकेशन ये हमारे स्ट्रीट book में लाइट लिखा कन्वेक्स में हुआ। होती है कॉनकेव में। स्ट्रीट लाइट, कॉनकेव लाइट में कौन सा है अभी तो पढ़ा। स्ट्रीट लाइट कॉनकेव लाइट है तो सारी रिफ्लेक्टर कनकेव ही होगा उसका। नहीं, एक थी वो कन्वेक्स में नहीं जो मिरर होता है स्ट्रीट मिरर वो कन्वेक्स होता है, थी। वो गोल गोल जो सकता है। गोल मिरर नहीं लगा हुआ तो मोड़ों पे लगा हुआ होता है वो कन्वेक्स होता है। तो कन्वेक्स मिरर का सबसे बड़ा एप्लीकेशन बेटे यही है, इट इज यूज्ड एज rear view mirror. It is used as a rear view mirror in automobiles अब इसका भी रीजन है कि रियर व्यू मिरर में कन्वेक्स ही यूज करते हैं भाई, प्लेन भी तो यूज कर सकते हैं। कन्वेक्स यूज करने का क्या, डिमिनिश्ड इमेज ज़्यादा दिखता है उससे। ज़्यादा दूर नहीं दिखेगा अगर प्लेन करना। अगर प्लेन मिरर यूज करते तो हमें ज़्यादा दूर का नहीं दिखता, तो उसके लिए वर्ड आ जाता है फील्ड ऑफ व्यू। कि अगर फील्ड ऑफ व्यू हमें ज़्यादा चाहिए तो हमें कन्वेक्स मिरर यूज करना पड़ेगा। प्लेन मिरर में हम एक लिमिटेड स्पेस ही देख सकते हैं, तभी तो उन पे लिखा नहीं हुआ होता, तुम्हें लाइन याद भी होगी, Objects in the mirror appear. ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर अपीयर टू बी क्लोजर। ऐसे ये Objects are near as they appear in the mirror. ऑब्जेक्ट्स इन द क्या है लाइन, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ये लाइन है। मतलब आपको देखने में ट्रस्ट दूर लग रहा है पर एक्चुअल में पास है, आप ओवरटेक ध्यान से करें। तो इसका यूज करने का रीजन एक यही है कि इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस a diminished virtual and direct image okay, number 1. Number 2, its field of view is more as compared plane mirror. इसलिए एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम कन्वेक्स मिरर को यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ प्लेन मिरर्स। इसमें हम ज़्यादा दूर का देख सकते हैं, ये ज़्यादा एंगल पे चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर? छुट्टी पे भी यार सब आएंगे। चल नया हेडिंग इसको रखो, कर दूं शिफ्ट, नया हेडिंग लिखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टार्टिंग में मुझे तुमसे सवाल पूछना चाहिए था, जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है तो क्या क्या फिनोमेना पॉसिबल है, बताओ। चलो मैं तुमको कंफ्यूज करने के लिए ज़्यादा लाइनें बना दी थी, होते हैं। एब्जॉर्प्शन, एक एब्जॉर्प्शन हो सकता है, एक रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन किस में आएगा? सर वाटर जब में जब मटेरियल चेंज हो जाता है।
जब लाइट किसी मटेरियल के आर पार हो जाए, ट्रांसमिशन हो जाए। तो तीन प्रोसेसेस क्या पॉसिबल है? एक तो एब्जॉर्प्शन, जिसमें लाइट एब्जॉर्ब ही होगी जैसे कि ब्लैक कलर के ऊपर। दूसरा क्या होगा? रिफ्लेक्शन, जो हमने अभी पीछे वाले टॉपिक्स में पढ़ा। और तीसरा जो होगा वो क्या होगा? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कब होगा? जब लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी फ्रॉम वन मटेरियल टू दी अदर। तो ये तीन स्पेसिफिकली प्रोसेसेस हो सकते हैं लाइट के साथ। हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, अब हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन तुम्हारे कोर्स में नहीं है। लिखो चलो, रिफ्लेक्शन में क्या होगा। तुमने कभी ब्रोकन पेंसिल एक्सपेरिमेंट सुना है? क्या होता है उसमें? पानी में पेंसिल रखते हैं तो ऐसे हो जाती है। एग्जैक्टली। अगर मैं पानी के अंदर पेंसिल टेढ़ी करके डालता हूँ, मैं तुम्हें फोटो दिखा देता हूँ। आज हम अपनी रसोई शिफ्ट कर चुके हैं तो कुछ नहीं है घर में। कर दूँ चेंज? जरा ये लिख लिया होगा। लिख ले विश्वजीत अपने आप। वो भी तभी एरो लगाया होता है ऊपर। वो तो मेरे को बड़ी फालतू लगती है। रिफ्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली बढ़िया समझने वाली चीज़ है। क्या हो गया? फैन क्यों ऑफ कर रहे हो? ओहो, नेट कनेक्ट करके सबसे पहले तो अभी जियो डालेगा। बिरयानी चल रही है। क्या हुआ? ये कहते हैं स्विंगो में। ओह, लक्ष्य क्या रखती है वो लोग का? मोबाइल क्या है? झूठ बोलता। ओए, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? कैसी सी बातें करते हो? ये अभी देखो, अच्छा ध्यान से देखो, ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है। जब हम पानी के अंदर पेंसिल को डिप करेंगे तो हमें पेंसिल बीच में से टूटी हुई नजर आएगी, या ऐसा लगता है पेंसिल बेंड हो गई है। क्या एक्चुअल में बेंड होती है? नहीं। इट अपीयर्स टू बेंड बट इट डज नॉट एक्चुअली बेंड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्रोकन पेंसिल इल्यूजन। या फिर आप सेम अपनी उंगली के साथ कर सकते हो। आप उंगली टेढ़ी डालो तो आपको लगेगा आपकी उंगली टूट चुकी है। करके देखना घर जाके आज। बड़ी दिखती है। बड़ी तो दिखती है बट टूटी हुई भी दिखती है, मतलब बेंड होती हुई दिखती है। तो ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने पास ये बात लिखो, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? bending of light from a हाँ, रट्टू ये आपको भी पता है? ये जतन को दिया है, जतन संभाल के रखिए। आप जी में बात कर। अभी एनसीईआरटी की बुक है किसी के पास? है भैया। दिखाना। बस ये देखना है टॉपिक। लिखो रजी, रिफ्लेक्शन के इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। लिख लो बेटा इसको, इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट ऑब्लिकली। लिख लेना, ऑब्लिकली मतलब टेढ़ा हो जाता है। इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट obliquely when it is transferred from
one medium to another medium. Okay. इसका पॉसिबल रीजन जो साइंटिस्ट को लगता है कि क्यों ऐसा होता होगा, Rare to density. possible reason is the speed of light changes when it changes its medium. When it changes the medium, ये उसे ट्रैप कर दो वाला अभी हफ्ता हो गया क्या वो पेपर आ गया, तो स्कूल वालों ने पढ़ाया होगा, ऐसे तो ज्यादा एक ही कॉल लगेगा आराम से। इसके बाद कौन सा करेंगे? इसके बाद इसी से अगला लगेगा, छोटा सा ही कौन सा? ह्यूमन आई कंट्रोल लाइन कोड में ये बस संडे तक ही होंगे कोई बात नहीं, अच्छे रिकॉर्ड कर बात हो गया। होता क्या है देखो, जब हम एक मीडियम चेंज करते हैं तो क्या डेंसिटी भी चेंज हो जाती है पार्टिकल्स की? डेफिनेटली हो सकता है। जैसे अगर मैं एयर से ग्लास में एंटर कर रहा हूँ तो ज़्यादा डेंस क्या है, ग्लास या एयर? तो ग्लास में क्योंकि पार्टिकल ज़्यादा डेंस हो जाते हैं तो एक थ्योरी ये कहती है कि उसके अंदर पार्टिकल्स के साथ लाइट की इंटरेक्शन बढ़ जाती है या फिर उसकी स्पीड कम हो जाती है। क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाती है इसलिए हमें वो चीज़ बेंड होती हुई नजर आती है। ठीक है, दोबारा समझो, ज़्यादा डेंस क्या हो गया, ज़्यादा पार्टिकल्स किसके पास होंगे, ग्लास के पास। जब एयर से ग्लास में लाइट गई तो क्या चेंज हुआ, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स। उसकी वजह से लाइट का इंटरेक्शन पार्टिकल्स के साथ बढ़ गया, या ऐसे समझ लो कोलिजन ज़्यादा बढ़ गई। उसकी कोलिजन की वजह से उसकी स्पीड कम होगी और ओवरऑल हमें क्या नज़र आया कि जो हमारी लाइट है वो बेंड हो गई। क्यों बेंड हुई, क्योंकि उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है। और स्पीड में क्यों चेंज आ रहा है, क्योंकि वो एक मीडियम चेंज कर रही है और मीडियम चेंज करने पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनसे वो पहले इंटरेक्ट कर रही थी और अब बाद में इंटरेक्ट कर रही है वो चेंज हो रही है। ठीक है, लाइट को मीडियम चाहिए होता है। नहीं, लाइट को मीडियम ही चाहिए होता है ट्रैवल सो करने रीडिंग के कर लिए, लेते हैं बट इवेंचुअली लाइट जब पास करेगी किसी मीडियम से उसके पार्टिकल से इंटरेक्ट करते हुए चले आगे, तभी तो तीन पॉसिबल है ना, रिफ्लेक्शन हो सकती है, ट्रांसमिशन हो सकती है, एब्जॉर्प्शन हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पार्टिकल से इंटरेक्शन तो हो ही रहा है। समझो बेटा, इसको आगे लिखो हेडिंग, व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, and the light is traveling from rarer to denser medium, उस केस में क्या होता है बेटा, ये डेंस तो नहीं क्या होता जिस पे ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं वो डेंस हुआ। इसके अबाउट एक नॉर्मल ड्रॉ करें। नॉर्मल अभी भी क्या, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर कोई रे रजे इंसिडेंट होगी, मैं इसकी हेल्प से बना दूंगा। अगर इसके ऊपर कोई रे इंसिडेंट है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इट विल गो क्लोजर टू द नॉर्मल। ठीक है, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल। इवेंचुअली कैसे जाना चाहिए था उसे, डाइवर्ज हो रही है
डाइवर्ज हो रही है बेटे अपने पाथ से, बिल्कुल डेविएट हो रही है, जैसे तुम डेविएट हो जाते हो ना बीच बीच में। कन्वर्ज नहीं हो रही है, हाँ जी, कन्वर्ज नहीं हो रही। कन्वर्ज क्यों होगी? कन्वर्ज का मतलब होता है फोकस की तरफ जाना, एक पॉइंट की तरफ जाना। ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ना है आपने, व्हेन अ रे ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। लिखो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द, it shifts towards the नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होती है। देखो जाना उसको ऐसे चाहिए था, पर ऐसे ना जाके वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, ठीक है। और ये कब होगा? when it travels from rarer to denser rays। ड्रॉ नहीं करती? ठीक है। अब इसका ऑपोजिट बनाओ बेटा। टेस्ट हो गया, एक ही रह गया अब तो, सारे लिखो। चलो अगला, डेंसर टू रेयरर, जब ऑपोजिट जाएगी, when it is going from denser to rarer medium। इसमें पीछे लिख लेना बेटे, यहाँ पे ये वाली साइड रेयरर थी और ये वाली साइड डेंसर है। तो जब रेयरर टू डेंसर गई है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुए, और जब डेंसर टू रेयरर जाएगी तो क्या होगा? डेंसर टू रेयरर गई बेटा तो ऑपोजिट हो रहा है, इंस्टेड ऑफ कमिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा? इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से काफी दूर चल जाए। डन। चलें आगे। बना लिया सबने? चलो कर दो शिफ्ट, कर दो विश्व जी। सारे बच्चे एक रेक्टेंगुलर स्लैब बनाओ, बढ़िया सा रेक्टेंगल बनाओ बड़ा अच्छे से कॉपी। ग्लास लैब बना दिया। हाँ जी, ग्लास स्लैब एक्सपेक्ट।
ये बड़ा आसान है समझना, पहले समझ लो फिर ड्रॉ करिए, 2 मिनट में समझ लो। ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब देखने में तुम्हें रेक्टेंगल नज़र आ रहा है पर एक्चुअल में क्यूबॉइड है। मैंने इस ग्लास स्लैब के एक एंड से लेज़र लाइट को हिट किया, ठीक है। उस लाइट ने कैसे बेंडिंग शो करी, सबसे पहले तो कहाँ से कहाँ जा रही है, जो बाहर की तरफ क्या है एयर और इस तरफ क्या है ग्लास। ग्लास एयर क्या है एक रेयरर मीडियम और ग्लास क्या है एक Denser. डेंसर मीडियम। हमने अभी ये बात सीखी है कि अगर कोई रेयरर टू डेंसर आती है रे तो वो कहाँ की तरफ बेंड होगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंडिंग हो रही है उसकी। तो ये रे की शेप जो है ऐसे ना जाके वो इस तरफ को शिफ्ट हो जाएगी और जब वापस से और रे बाहर निकल रही है फिर दोबारा जंक्शन चेंज हो रहा है बेटा, ग्लास की साथ बाहर की तरफ फिर से क्या है एयर, तो रे कैसे जा रही है डेंसर टू रेयरर जा रही है और डेंसर टू रेयरर में हमने क्या सीखा है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब इसको वापस से ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे ना जाके ये कैसे चली गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। लेकिन इसमें कमाल की बात क्या है कि जो मेरी इंसिडेंट रे थी और जो मेरी इमरजेंट रे है ये फाइनली जब निकलेगी ये मेरी पैरेलल होगी इंसिडेंट रे के साथ, दोनों रेस पैरेलल होंगी और ये जो गैप आएगा जो ये शिफ्ट आएगा, पोजीशन ही तो चेंज हुई है ना, इनिशियली रे ऐसे आ रही थी फिर थोड़ी देर ऐसे होगी फिर वापस से ऐसे निकल गई, तो ये वाली रे जो है और ये वाली रे जो है आपस में पैरेलल है। तो ये जो पोजीशन में शिफ्ट हुआ है इसका, ये पोजीशन में जो शिफ्ट हुआ है इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम लिखना स्पेसिफिकली पेपर में आया हुआ था एक बार, वी कॉल दिस एज लेटरल शिफ्ट। कि बस हमने इंसिडेंट रे को उठा के थोड़ा सा इधर रख दिया, बाकी सारी बातें सेम है, ठीक है। फर्स्ट बेंडिंग कैसे हुई, क्योंकि रेयरर टू डेंसर है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। दूसरी बेंडिंग कैसे हुई, डेंसर टू रेयरर है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जो शिफ्ट आया, जो गैप आया दोनों रेज के बीच में, उस गैप को क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। लिखो चलो शाबाश। बना लिया, बना लिया। अब वापस से ना ब्रोकन पेंसिल एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। तुमने घर जाके एक और चीज करके देखनी है। एक बार तो तुम अपनी पेंसिल टेढ़ी घुसाओगे, एक बार तुम अपनी पेंसिल आगे से सीधी घुसाओगे। क्या पेंसिल को सीधा डालते हुए भी तुम्हें ब्रोकन चीज नजर आई, क्या पेंसिल टूटी हुई नजर आई? नहीं होगा, उस केस में नहीं होता, क्योंकि जब इसका भी नॉर्मल इंसिडेंस होता है। रजे ड्रॉ कर रहे हैं अभी भी, सब बना रहे हो क्या? बना लिया। लिखवा दो, यहाँ पे ऐसे लिख लो। चले आगे, बना लिया विश्व जी? चलो लिखो इसके बारे में। द एक्सटेंट ऑफ द बेंडिंग, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग of the ray of light, the extent of bending of the ray
of light at the opposite faces ऑपोजिट फेस का मतलब है एक फेस जो ऊपर की तरफ था और एक फेस जो नीचे की तरफ था, उन फेसेस की बात है। एट द ऑपोजिट फेसेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब is equal and opposite that is why the ray emerges, that is why the ray emerges parallel to the incident ray however light is shifted sideways and this shift is known as lateral shift. This shift is known as lateral shift. ठीक है, जो हल्का सा शिफ्ट हुआ लाइट में उसको लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। चलो आगे लिखो हेडिंग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ तो सेम है इसमें, क्या? The incident ray, the normal and the refracted ray lie in the same plane. प्लेन मैं ऑलरेडी तुमको समझा चुका हूँ, मतलब सेम सरफेस पे लाएगी। पहला लॉ तो सेम है, लिखो फटाफट। स्नेल्स लॉ, सेकेंड लॉ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। The incident ray and the refracted ray all lie in the same plane. All lie in the same plane. अभी तुमने पढ़े नहीं है 10th में, बट बहुत जल्दी तुम सीखोगे, आज भैया पढ़ाएंगे तुमको। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन रेशियो। साइन रेशियो क्या होती है? बेसिकली अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करता हूँ और ये मैं एंगल थीटा मान लेता हूँ, तो इसके लिए परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन रेशियो क्या होगी? साइन ऑफ एंगल थीटा इज p बाय h। ठीक है, तो साइन रेशियो किस किस का? एंगल ऑफ इंसिडेंस का और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। वो हमेशा एक फिक्स्ड होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू देते हैं और उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऐसे लिखो द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द साइन
of angle of incidence and sine of angle of reflection, refraction क्या पड़ेगी is a constant value. This is also known as Snell's law. इसका मैथमेटिकल मीनिंग लिखो. मैथमेटिकल मीनिंग इज साइन ऑफ आई over sine of r is equal to constant. और constant इस केस में मैंने क्या बताया, क्या बोलते हैं इस constant को, रिफ्रैक्टिव दूसरे वाले का ऐसे ये है. मैं थोड़ा तुमको वैल्यूज भी दे ही देता हूँ, तुमको आदत हो गई लिखने की. इसको नोट कर लिया पक्का. चलो आगे देखो. चलो ये कौन है रिद्धि? सॉरी नोट कर लिए इतना. ये फॉर्मूला याद रखना बस. एक तुमको क्वेश्चन न्यूमेरिकल करवाई देता हूँ. राजे नोट कर लिया तूने भी? इसको सीनी नहीं बोलते, इसको साइन बोलते हैं. सिन तो इंग्लिश में सिन का मतलब होता है पाप. ठीक है, तो सिन तो तुम करते हो मेरे साथ ऐसे सवाल बोल के. मैं साइन बोल रहा हूँ, तू भी साइन बोल. जॉन सिन्हा थोड़ी है वो. सिन्हा लिखो. चलो अच्छा, ऐसे एक सिनेरियो तुम्हें दे रखे है. ये एक रे आई बेटे, नॉर्मल के साथ उस रे का बन रहा था 45 डिग्री एंगल. ठीक है, और रिफ्रैक्शन के बाद उसका एंगल बना नॉर्मल के साथ लेट्स से 30 डिग्री. तो मुझे साइन ऑफ एंगल आई ओवर साइन ऑफ एंगल आर निकालना है सो दैट आई कैन कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब साइन के लिए वैल्यूज क्या क्या होती हैं नोट कर लो, अपने पास काम ही आएंगी. तो साइन के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे अलग अलग वैल्यूज होती हैं. 0 पे क्या होगा साइन 0, साइन 30 पे होता है 1/2, 45 पे होता है 1/√2, 60 पे होता है √3/2 और 90 पे होता है 1. इसको नोट कर लो बेटा. कैसे वैल्यूज आई, क्यों आई, रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल में आपको याद करके इसके वैल्यूज. हाँ याद करके. पर ये वैल्यूज आपको एज इट इज लर्न करनी है कि साइन 45 पे क्या होगा, साइन 30 पे क्या होगा. इसमें नहीं पढ़ोगे तो मैथ्स में पढ़ना पड़ेगा जबरदस्ती. तो बेटर है आज ही याद कर लो. ठीक है, इसका हाँ नहीं, इसका एक वे भी होता है याद करने का. वो वे भी सीख ही लो. चलो ये मैं समझा देता हूँ. भैया का वर्कलोड कम कर देते हैं थोड़ा सा. इसका एक वे होता है बेटे याद करने का. वे क्या है, पहले तो लिख दो 0 1 2 3 4 सारे 0 1 2 3 4. ठीक है, फिर आप इन सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दो. और फिर सबका स्क्वायर रूट ले लो. तो 0/4 क्या हो गया? 0. 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है. 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2. 2 से 4 कट गया 2 पे. 1 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 1. लेकिन √2 मुझे एज इट इज लिखना पड़ा.
वैसे ही √3 मेरे को एज इट इज लिखना पड़ा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2, 4 से 4 कट गया 1 पे, 1 का स्क्वायर रूट क्या हो गया। वे हो जाता है लर्न करने का, बना लो अपने पास टेबल फटाफट। इसी डिग्री पे आते हो, किसी डिग्री में नहीं है, बस सिर्फ पाँच। तुम्हारे लेवल पे इतने का ही सवाल आता है, अदरवाइज तो साइन रेशियो सबके लिए एग्जिस्ट, सारे एंगल्स के लिए एग्जिस्ट करता है। एक हमारे टाइम पे ना लॉग टेबल की किताब आती थी, इतनी लंबी इतनी पतली सी, फिर हम बैठ के उसमें ढूंढ रहे होते थे कि साइन 90 पे 15 पे क्या होगा, 60 पे सॉरी 67 पे क्या होगा, 81 पे क्या होगा, ऐसे करके। आज की डेट में हम कैलकुलेटर में डालते हैं, फटाफट आंसर निकाल लेते हैं। चलो बताओ साइन ऑफ आई क्या होना चाहिए, मतलब साइन ऑफ 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हुआ 30 डिग्री का। साइन 45 पे कितना है राजे बताओ, देख के यहाँ से 1/√2 1/√2, और 30 डिग्री पे कितना है साइन 1/2 1/2। इसका मतलब 1/√2 को मैं 1/2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 1/√2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/1 से, ठीक है। तो आंसर कितना है, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 1/√2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। रैशनलाइजेशन सीखिए लास्ट ईयर, √2/√2, 2√2/2 कैंसिल हो गया, कितना बचा सिर्फ, और √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ 1.41। √2 में नहीं छोड़ना आंसर, अप्रोक्सीमेट आंसर बताओ कितना आया, क्योंकि √2 बच रहा है तो आंसर क्या होगा 1.414, ठीक है। चार पांच तो याद करने में रहते हैं, √3 याद कर लो 732, √5 कर लो 2.23, बस ऐसे √5 तो इसमें भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा। ये क्लियर है सब में, चलो आगे देखो फिर, अगर ये लिख लिया है तो। दे रहा हूँ करवा रहा हूँ, आधा घंटा पड़ेगा क्लास। चले आगे, चलो लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज, एक डेफिनेशन तो पीछे वाली थी इसकी स्नेल्स लॉ के बेसिस पे, दूसरी डेफिनेशन लिखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, refractive index of medium to with respect to medium 1 is ratio of speed of light in medium 1, the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2, ठीक है। अभी ये ना थोड़ा विचित्र है समझने के लिए, तो सारे बच्चे बोर्ड पे देखना, मेरा क्या वे है समझाने का, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है। तू भी देख विश्वजीत बोर्ड पे।
मुझे बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 और मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे तुम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं राजे n के साथ। तो पहले लिखो n, किसका n बताना है? मीडियम 2 का। किसके रिस्पेक्ट में बताना है? मीडियम 1 के रिस्पेक्ट। मेरा वे ये है लिखने का। दूसरी किताबों में लिखा हुआ था n21, लखमीर सिंह में लिखा हुआ है n2 और ऊपर 1। तो मेरे को ये ज़्यादा इजी लगता है समझाने के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 कैसे लिखना है आपने? जो चीज़ ऊपर है बेटे वो ऊपर ही रह जाएगी। ऊपर क्या है 1, तो उसको क्या लिखोगे? v1। और जो चीज़ नीचे है वो नीचे आ जाएगी V2। v2। समझ आई बात? कैसे मेंशन करोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू v1 बाई v2। और अगर इसी का उल्टा बताना हो तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, फिर क्या होगा? मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल्स टू v2 बाई। V1। ऐसे याद कर लो, कभी जिंदगी में भूलोगे। नोट करो चलो इसे। ये आपने उधर 2 ऊपर क्यों लगाया है? कहाँ पे? उस साइड। अलग ओहो, सेम सेम लिखते हैं। ठीक कह रहे हैं, ऊपर नीचे सेम लिखते हैं। मीडियम 1 आएगा या मीडियम ऑफ मीडियम 1 निकाल देना इस बार रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट फॉर्म। लिख लोगे तो बताना, फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं। हो गया? हाँ जी, हो गया? लिख लिया विश्वजीत तुमने? तो न्यूमेरिकल करो एक। A ray of light travels from glass to water velocity of light in glass is given as 2 into 10 to the power 8 meters per second, and velocity of light in water is given as 1.5 into 10 to the power 8 meters per second. We have to find the refractive index of glass with respect to water, and you have to find the refractive index of water with respect to glass. लग जाओ काम पे। सर ग्लास में कितनी है वेलोसिटी? बेटे ग्लास में है 2 into 10 to the power 8। करो अपने आप कोशिश। वो क्या लिखा भैया आपने? स्पीड ऑफ ग्लास। VG है वो। VG मतलब velocity of light in glass, speed of light in glass।
जाएगा तो 0.75। अच्छा दूसरे का 1.31 1.3। ओके लेट्स सी बाकी कैसे करते हैं इसको। बड़ा आसान है, पीछे वाले वे से लिख के देखो बस। क्या हमें ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर बतानी है, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बतानी है? अल्फाबेट यूज कर लो ना, जी यूज कर लो, ग्लास के लिए W यूज कर लो, वाटर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आएगा ना कमिंग फ्राइडे जो है, उस दिन अपने ना एमसीक्यूज करके आना जो भी थे इस किताब के वो वाले, और थोड़ा बहुत लेंसेज शुरू कर लेते हैं। हो गया? लाइट की एक से 1.33 है और एक से 0.7। पहले वाली क्या है? 0.7 दोनों की सही है। 0. पहले वाली 0.7 है, दूसरे दूसरे 1.3। 1.3। इसका 0.75 आया और दूसरे का 1. अच्छा करेंट राइट क्वेश्चंस जिससे नहीं हुआ। सारा खेल है लिखने का, कैसे लिखोगे इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद वाटर अभी सिखाया मैंने, पहले तो n लिखो, ग्लास के लिए ग्लास पैरों में और वाटर ऊपर, इसका मतलब VW/VG हो जाएगा। ठीक है, VW मतलब 1.5 और VG 2 × 10⁸ × 10⁸ ये तो कैंसिल हो गया, बचा गया यहाँ पे 15/20। 5 के टेबल में आ गए 3 पे, और ये 3/4 is 0.7। ठीक है, मेरे पेपर में भी ऐसे ही लिखा है। हाँ लिख दो। वे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बताते हैं। और दूसरा क्या उससे उल्टा हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बताते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है इसने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि अगर मैं किसी मीडियम के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं लाइट थ्रो करता हूँ तो वो लाइट कितनी ज़्यादा बेंड हो सकती है, वो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से पता चलता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो मतलब उसमें बेंडिंग कम होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब उसमें बेंडिंग ज़्यादा होगी। इसका मतलब अगर मैं तुम्हें बताऊं कि डायमंड के अंदर सबसे ज़्यादा बेंडिंग हो सकती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, इसलिए एक बार डायमंड के अंदर, डायमंड की शेप ऐसी होती है ना कुछ, एक बार डायमंड के अंदर लाइट आ गई तो वो इतनी बार बेंड होके बाहर निकलेगी कि आपको डायमंड बहुत ज़्यादा शाइनिंग नज़र आएगा, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। जो उसके ऊपर कटिंग होती है ना, जो डायमंड ऐसा नहीं कि हीरा मार्केट से आया एज इट इज़ बेच दिया उसको, नहीं, उसको कट करते हैं ना, ऐसे बोलते हैं उसको कि लैब कट है या लैब ग्रोन है, तो वो कटिंग उसकी इतने एंगल्स पे करते हैं, इस हिसाब से करते हैं कि आपकी जो बेंडिंग हो रही है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका एनहांस हो रहा है ताकि शाइनिंग और ज़्यादा हो, उतना ज़्यादा हो हीरा शाइन करे। ठीक है, तो हर चमकती चीज़ हीरा नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, वैसे तो कोई यूनिट्स तो होती हैं, कोई कैसे मालूम होता है कि कैसे कितना रेशियो है, रेशियो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। रेशियो हुआ ना, क्योंकि जो ऊपर भी वेलोसिटी है नीचे भी वेलोसिटी है, दोनों की यूनिट मीटर पर सेकंड है, दोनों की यूनिट कट गई आपस में, कंपैरिजन करने के लिए एक रेशियो है, सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू है बस। जैसे कि अब अगर मैं तुमको बोलूँ इसी के बेसिस पे
जब लाइट ग्लास से वाटर में गई होगी तो बेंडिंग कम हुई उसकी ज्यादा हुई, कम हुई। 0.7 एक बार 0.75 है, एक बार 1.33 है। तो जब कम होगी 0.75 है तो बेंडिंग कम हो रही है, 0.75 होगी तो बेंडिंग ज्यादा होगी। मतलब रे ज्यादा मुड़ेगी किसके केस में, जब वो वाटर से ग्लास में जाएगी, और कम मुड़ेगी जब वो ग्लास से वाटर में जाएगी। ठीक है, चले आगे। इसमें वो डायरेक्शन ही नहीं बताते अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसमें आई थिंक जब एज इट इज जा रही है तो 1 होगा रेशियो। अगर 1 से छोटा हो रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, और अगर 1 से बड़ा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल है। कंफर्म कर मैं बता दूंगा, मेरे को भी श्योरिटी नहीं है कि यही होता है। एक बार कंफर्म कर दूंगा मैं। डायरेक्शन की बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्यों नहीं करते, या करते हैं तो कैसे करेंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए, जब 1 से ज़्यादा होगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा। मैंने भी तो यही बोला। चलें आगे, लिख लिया, चलें आगे। चलो एक और बनाओ, एक और न्यूमेरिकल करो। आउट ऑफ कैसे, अभी तो पेपर भी नहीं हुआ। कब कह रहा था, कहाँ का था। अच्छा वो जिसकी पेरेंट्स से कह रहे थे बात आई। अच्छा शिवांग पास हो गया। वो तो आज से थोड़ी, वो तो बहुत टाइम पहले नहीं 10वीं में आ गया। तो नीरज के साथ ही तो था वो, ठीक है वो पास हो गया, अच्छी बात है। देखो चलो अच्छा देखो, केरोसिन ऑयल गिवन है रजिस्टर 1.5 into 10 to the power 8 क्लास में न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली ये वैल्यूज नहीं होती। पेट्रोल की होती है बेटे 1.2 into 10 to the power 8 meters per second। आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स for petrol with respect to kerosene। So 1.25. 0.8 दूसरा हो गया क्या आंसर। 1.2 वो 1.25 कह रहे हैं तो 1.2 कह रहे हैं। 1.25 आया। पर मैंने एक ही डेसिमल तक निकाला था। ऐसे नहीं कर सकते सारा जवाब। 1 पॉइंट क्या आएगा 1.25। ठीक है चलो ये जो हमने बेटे अब तक कैलकुलेट किया ना इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हो दिस इज रिलेटिव, मतलब मैं दो अलग अलग मीडियाज के बीच में इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर इसमें स्पेसिफिकली मीडिया एयर हो जाती है फिर क्या होगा, फिर इसको क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही होता है राजेश इसमें ना, अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 है तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगर ग्रेटर देन 1 है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल।
वही हो। और अगर 1 के इक्वल आ जाता है तो मतलब नो बेंडिंग। ये लिख लो रजे बात से अपने बस। अगर रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है तो उसके केस में क्या होगा? लाइट bends towards the norm. अगर ये इक्वल टू 1 है तो क्या होगा? देयर इज नो रिफ्रैक्शन एट ऑल। मतलब कोई बेंडिंग नहीं है। और अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक है? डन? चलो आगे लिखो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर दूं चेंज? लिख लिया था ना सबने? लिख रहे हैं? साथ वाले से देख लिखा है, इसे नहीं लिखा। लिख लो। लिख लें? आगे लिखो। Absolute refractive index absolute के केस में क्या होगा? when one of the media is air हाँ जी या vacuum? कोई भी हो सकता है, हाँ जी कोई भी मीडिया हो सकता है। नहीं हम विद रिस्पेक्ट टू कैसे लिखेंगे ना इसमें? With respect to the- रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ऐसे लिखेंगे। जैसे मैं अगर बेटे कैलकुलेट करना चाहता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। वैक्यूम मतलब एयर की बात कर रहे हो, एक जैसी बात है। CO turns की वैल्यू तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर ऐसे लिखेंगे। एयर मतलब वैक्यूम ही होंगे यहाँ पे। ठीक है? तो इसका मतलब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है? और स्पीड ऑफ लाइट को रैसे हम डिनोट करते हैं c से। बराबर भी है, वही होना चाहिए। हाँ जी, स्पीड ऑफ लाइट को हम c से डिनोट करते हैं। एयर विद रिस्पेक्ट टू होना चाहिए। एब्सोल्यूट और अगर और ना हो, हाँ अगर एयर विद रिस्पेक्ट टू नहीं हो, तो मतलब ऑपोजिट तो रेसिप्रोकल निकाल रहे हो उसका, तो एब्सोल्यूट नहीं होगी, फिर एब्सोल्यूट नहीं होगा। यू आर कैलकुलेटिंग द रेसिप्रोकल ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिविटी। रिलेटिव अगर रिलेटिव होगा। 1 ओवर हो जाएगा। सर अगर एयर विद रिस्पेक्ट होगी तो एब्सोल्यूट होगा। विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा तो एब्सोल्यूट होगा। अगर एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम है तो मतलब आप उल्टा निकाल रहे हो, आप रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो मतलब अगर मुझे c की वैल्यू पता है जो कि है 3 × 10⁸, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होती बेटा, तो याद कर लो एज इट इज। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n क्या हो जाएगा? इट इज c डिवाइडेड बाय v डायरेक्टली। इट इज c डिवाइडेड बाय n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर is equal to c speed of light in air upon v speed of light in medium। ठीक है? लिखो एक न्यूमेरिकल। if the speed of light in air is in air छोड़ो, तुम्हें पता ही है कि फ्लिंट क्लास के लिए if the
if the speed of light in flint glass is 1.5 into 10 to the power 8 meters per second, find its absolute refractive index. प्लेट ग्लास होता है टाइप ऑफ ग्लास होता है, अलग अलग तरह के ग्लासेस होते हैं. जैसे हम जब इसरो में काम करते थे CSI या CSIU में, तो वहाँ पे जीरोडर ग्लास होता था. वो ग्लास इतना ड्यूरेबल है कि आप उसको जितनी मर्जी हाइट से फेंक दो टूटेगा नहीं. तो सैटेलाइट का जो लेंस होता था वो जीरोडर ग्लास से बनाते थे. वैसे ही फ्लिंट ग्लास एक टाइप का ग्लास होता है. टाइम हो गया. चलो कैलकुलेट करो. तो टू टू पॉइंट टू टू ही आएगा. टू ही टू आएगा। ऊपर 1.5 से 3 टू जा 2 आएगा. क्या वैल्यू होगी C? 1.5 है N is equal to C over V. C कितना होता है 3 into 10 to the power 8. V कितना है 1.5 into 10 to the power 8. 10 to the power 8 से 10 to the power 8 कट गया. 3 divided by 1.5 that is 30 divided by 15. आंसर कितना है? 2 तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 2. इसके लिए एक बात लिख लो बेटा, लास्ट है फिर चले जाना. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is always greater than 1. इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा 1 से बड़ी होगी. क्योंकि लाइट का एयर से एयर में रेशियो तो बन ही रहा. जब हम उससे ऊपर एयर जो है या वैक्यूम जो है वो हम रेयरेस्ट मान के चल रहे हैं, तो उसके अलावा जितनी भी चीज़ें होंगी वो डेंसर होंगी. इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होगा? 1 से बड़ा होगा. जैसे किताब में बनाए हुए हैं तुम्हारी, एयर का 1.003 लिखा हुआ है, वाटर का लिखा हुआ है 1.33, अल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44, सबसे ज़्यादा डायमंड का 2.4. ये भी लिख लो बात. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज द ग्रेटेस्ट. Absolute refractive index of diamond is the greatest, which is equal to 2.4. पूरी कंट्रोल